नमस्कार प्यारे भाई बहनों, क्लास वारिस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत और आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो हम विद्या के लगातार प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं और यकीन मानिए कि आपके जो भी 45 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं विद्या के, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप 45 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन का हो, चाहे आर ओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हिंदी का हो, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा क्या प्रैक्टिस सेट है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी और विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में जो आपकी हुई थी वह सोल्ड पेपर हम आज का 17वां सोल्ड पेपर है और क्लास नंबर हमारी जो है वह 20 है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो हम 2 पार्ट में इनको अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो है टेस्ट वह शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि मच्छरों को प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। यानी अगर आपके शहर में मच्छरों का प्रकोप के संबंध में शिकायत लिखना है तो आप किसे लिखेंगे। माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक को या माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो अगर मच्छरों को प्रकोप आपके शहर में ज़्यादा हो गया है या आपके घर में हो गए हैं तो आप किसे जो है वह शिकायती पत्र लिखेंगे। तो आप यह किसे लिखेंगे, तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। किसे लिखेंगे, तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को यह पत्र लिखेंगे कि हमारे इलाके में ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। तो वहाँ पे जो है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी क्या करेगा, वहाँ पे मच्छरों का छिड़काव और वहाँ जो भी आपके गंदगी फैली है उनको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में आपकी जो है वह भीतर से और मुख से आपकी निर्बाध रूप से आपकी हिंदी स्वरों की संख्या जो आपकी होती है टोटल 11 होती है। टोटल आपकी हिंदी स्वरों की संख्या 11 होती है। और छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, इयाँ और झ और इयाँ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। यानी ये जो आपके दिए हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनका जो उच्चारण होता है वह तालव्य से होता है। कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण आपका तालव्य से होता है। और ये तालु के स्पर्श होते हैं, इन्हें जो तालु से स्पर्श होते हैं उन्हें हम तालव्य कहते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों को मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हर एक व्यंजन में जो होता है वह आपका स्वर रहता है। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि का पहचान कीजिए। और आपको इन चारों में से स्वर संधि का पहचान करना है कि इन चारों में कौन सी आपकी स्वर संधि है। तो कौन सी आपकी स्वर संधि है, तो दिग्दर्शन। कौन सी, तो आपकी 5वां नंबर है। 1 मिनट, 5वां नंबर है। तो आपकी जो स्वर संधि हो जाएगी वह पुस्तकालय। क्या, तो पुस्तक प्लस आलय। क्या है, तो पुस्तक प्लस आलय आपका पुस्तकालय हो जाएगा। भानु प्लस उदय आपका भानुदय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा क्या, तो पुस्तकालय। और 6वां नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं। मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत हैं और रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। यानी मुंबई में जो है आपकी गगनचुम्बी यानी आसमान को चूमने वाली जो इमारतें हैं, यानी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसमें आपका कौन सा समास समाहित है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास सम्मिलित है। और जिसमें देखिए आपका क्या होता है, तो जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद आपका प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं।
और यकीन मानिए कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर क्लास आपको समझ आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और यकीन मानिए कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको 45 प्लस जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वह हम सोल्व करा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे आरओ या आरओ के हो गए, आप सब में यह आपका काम करेगा। और इसके बाद हम अरिहंत आपका जो है आदित्य पब्लिकेशन का बुक 45 प्लस जब हमारा स्कोर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो आदित्य पब्लिकेशन है उसको हम सोल्व करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन का जो बुक है उस हिंदी को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या कह रहा है 7वां नंबर कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो अपशब्द शब्द हमारा क्या है, जो अपशब्द दिया हुआ है ये हमारा क्या है। तो ये क्या है, तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगता है क्या है। तो अपशब्द देखिए यह उपसर्ग एक प्रकार का है और जो कि आपका वाक्य के आगे लगता है। 8वां नंबर देखिए अफसोस। अफसोस आपको दे रखा है रेखांकित करके, और यहाँ अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में अवयव का प्रकार बताइए। तो देखिए डैश करके आपका अफसोस दे रखा है और इसको आपको रेखांकित अवयव का प्रकार बताने को कह रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका शोक सूचक वाक्य। क्यों, तो शोक सूचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपका शोक हो, हर्ष हो, विस्मय हो, यहाँ देखिए आपका ये क्या है, ये आपका विस्मय सूचक आपका चिन्ह लगा हुआ है। विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। और ये आपके विस्मयादि बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल आपके कितने प्रकार के, तो टोटल आपके जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो टोटल आपके 7 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो शोक बोधक 1 नंबर, शोक बोधक 2 नंबर, तिरस्कार बोधक 3 नंबर, संबोधन बोधक और चौथा नंबर हर्ष बोधक और 5वां नंबर भय बोधक और 6वां नंबर आशीर्वाद बोधक और 7वां और लास्ट नंबर की अनुमोदन बोधक। और देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। 9वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द पहचानिए। तो क्या हो जाएगा कुक्कुर। क्या, तो कुक्कुर आपका तत्सम शब्द है। यहाँ गांव में कुक्कुर का सब कहते हैं, तो कुक्कुर क्या है, कुक्कुर तद्भव शब्द नहीं है, यह आपका तत्सम शब्द है। कुक्कुर क्या है, तो कुक्कुर आपका तत्सम शब्द है। और देखिए कोयल का क्या होता है, कोयल का तत्सम क्या होता है, कोयल का तत्सम आपका कोकिल होता है। क्या होता है, तो कोकिल। क्या होता है, तो कोकिल होता है। और लाख का क्या होता है आपका, लाख का क्या होता है, तो लक्ष्य। क्या होता है, तो आपका लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य। तो आपका लाख का क्या होता है, लक्ष्य होता है। और भीतर का क्या होता है, तो भीतर का अभ्यंतर। क्या, तो अभ्यंतर, भीतर का अभ्यंतर। कुक्कुर का क्या होता है, तो आपका कुक्कुर का कुत्ता होता है। क्या होता है, तो कुक्कुर का कुत्ता। कुत्ता क्या है, तो कुत्ता आपका तद्भव शब्द है। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द आपको पहचाना, तद्भव क्या हो जाएगा, तो आलस। क्या, तो आलस आपका तद्भव शब्द है। आलस का क्या होता है, ये आलस का क्या होता है, तो आलस्य। क्या होता है, तो आलस्य। इसका तद्भव क्या होता है, तो आलस्य होता है। अंधकार का क्या होता है, अंधकार का आपका क्या होता है, तो अंधेरा। क्या होता है, तो अंधेरा, अंधेरा। और कुष्ठ का क्या होता है आपका, कुष्ठ का क्या होता है, तो कोढ़। क्या होता है, तो कोढ़। कुष्ठ का कोढ़ हो गया। उल्लास का आपका क्या होता है, तो उल्लास का आपका हुलास होता है। क्या होता है, हुलास। ये तो हमारे ऐसे हो गए, ठीक है। और देखिए आपको निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द की आपकी पहचान करना है 11 नंबर में। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, दही। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, दही अर्ध तत्सम हो जाएगा। रात्रि आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बच्चा और ज्ञान आपके, जो बच्चा और कान आपके दिए हैं, ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्या देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानिए। ये आपका 12 नंबर में कौन सा आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, तो क्या है, तो ग्लास आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। क्या, तो ग्लास आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अर्थात यह विदेशी शब्द है जिसका, जबकि अचल और आश्चर्य
और छाता ये क्या है? आश्चर्य, अचल, छाता ये क्या है? तो ये आपके देसी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तो ये आपके देसी शब्द हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। 13 नंबर में आपको विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। 13 नंबर तो संज्ञा क्या हो जाएगी? तो संज्ञा क्या हो जाएगी? अनुशासन। क्या? तो अनुशासन। देखिए क्या कह रहा है कि विशेषण में अनुशासन संज्ञा है और आसमानी, नियमति और पश्चाताप ये क्या है? तो आपके विशेषण हैं। ये तीनों आपके क्या हैं? तो ये आपके विशेषण हैं। अनुशासन क्या है? तो अनुशासन एक संज्ञा है। 14 नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है? आप, यहाँ डैश दे रखा है, देखिए नीचे डैश दे रखा है कि आपकी जगह आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है आपका 14 में? तो कौन सा? तो निजवाचक। क्यों? क्योंकि एक के लिए बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक के लिए आपका बता रहा है कि निजवाचक के अंतर्गत आप स्वयं, खुद को, और जहाँ आज्ञा शब्द का प्रयोग हो वहाँ स्वयं के लिए होता है, वहाँ पे हमारा हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। 15 नंबर में आपको विशेषण को पहचानना है कि मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान, इनमें आपका ये बताइए कि आपका विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा। तो विशेषण जो आपका हो जाएगा 15 में वह नैतिक हो जाएगा। क्या? तो नैतिक आपका यह आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो का जहाँ बोध होता है और वहाँ विशेषण होते हैं। जैसे नैतिक शब्द आपका क्या है? तो नैतिक आपका विशेषण है। 16 नंबर देखिए हमसे क्या कह रहा है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? ये क्या है? तो आपका क्रिया विशेषण बता रहा है, क्योंकि वह लिख रहा है, एक तरह की क्रिया कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है? जिन शब्दों द्वारा क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध हो वहाँ हमेशा क्रिया विशेषण होता है, क्योंकि वह लिख रहा है तो एक तरह का कार्य कर रहा है, और जो कार्य करने की आपकी विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह पढ़ता है लेकिन, यहाँ देखिए डैश कर रखा है आपका, बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द आपका कैसा है? तो ये क्या है? तो अव्यव है। क्या है? तो रेखांकित शब्द आपका अव्यव है। और देखिए जिन शब्दों के रूप में आपका लिंग, वचन, कारक और आदि का कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उन्हें हम अव्यव कहते हैं। और देख 1 मिनट लगता है कट गया है क्वेश्चन, कोई नहीं। 24 से हम देखते हैं। 24 नंबर से कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द आपका क्या है? तो क्या है? तो आपका परसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द आपका परसर्ग हो जाएगा। और देखिए जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए सखी, सखियाँ, ये जोड़ा आपका नहीं है, बाकी घोड़ा का घोड़ी, लता का लताएँ, किताब का किताबें, ये देखिए। बाकी सखी, सखियाँ यह नहीं होगा, यह शुद्ध रूप आपका नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 26 नंबर देखिए कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ खुद ही क्वेश्चन में बता दिया है कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे हम कर्मवाच्य ही कहते हैं। निम्नलिखित में से भविष्य काल को पहचानिए, यानी आपको भविष्य काल की पहचान करना है 27 नंबर में। तो भविष्य काल कौन सा हो जाएगा? तो मैं कल घूमने जाऊंगा। यहाँ देखिए भविष्य की बात बता रहा है कि मैं कल घूमने जाऊंगा, यानी आपको फ्यूचर की बातें कर रहा है। और देखिए गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। रोहन मुंबई गया था, रोहन मुंबई गया था, यानी रोहन मुंबई होके आ गया है। उसी बार से कह रहा है कि रोहन मुंबई गया था, ये क्या हो जाएगा?
तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि क्रिया पूरी हो चुकी है कि रोहन जो है वह मुंबई गया था। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, क्या है, तो माँ बच्चे को पढ़ा रही है, क्रिया पूरी नहीं हुई, इसी वजह से इसे तत्काल वर्तमान काल कहेंगे। मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा। मध्यम पुरुष तू का सही वचन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका तुम लोग, क्या, तो तुम लोग। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यहाँ की देखिए क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में इसलिए कहते हैं क्योंकि लेकिन आदि समुच्चय वाक्य आपके जुड़ते हैं उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आपका सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। आगे देखिए 30 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य को प्रकार बताना है। तो क्या हो जाएगा, विधान वाक्य, क्या, तो विधान वाक्य हो जाएगा कि बच्चे खेल रहे हैं विधान वाक्य का उदाहरण है। जिससे किसी बात होने का बोध हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर कि तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है तो आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ तुमको ही आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तुमको यहाँ शुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम्हें, क्या, तो तुम्हें मुझे पढ़ाना है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को आपको पहचानिए। तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण विराम। यहाँ देखिए आपका पूर्ण विराम का चिन्ह आपका लगा हुआ है, पूर्ण विराम। तो वाक्य मुझे बाहर जाना है में रेखांकित चिन्ह आपका पूर्ण विराम है, जबकि प्रश्नवाचक चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह और आपका अल्प विराम चिन्ह ऐसे आपका हो जाएगा, और लाघव चिन्ह आपका कैसे हो जाएगा, तो लाघव चिन्ह आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए किस शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो अधोरेखा चिन्ह, क्या कहते हैं, तो ऐसे हम किसी वाक्य को या किसी चीज़ को दिखाने के लिए जब ऐसे हम रेखा खींच देते हैं तो उसे हम अधोरेखा कहते हैं, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। देखिए क्या कह रहा है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भ्रम को दूर कर दिया। क्या हो जाएगा, तो भ्रम को दूर कर दिया। और 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आग लगाना, आग लगने पर कुआं खोदना, रेखांकित लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। क्या हो जाएगा, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय जो है कितने लोग होते हैं वह बचाव के लिए सोचते हैं। जैसे आपका बरसात जब शुरू हो जाएगी तब तुम छाता बनाओगे, क्या, तो जैसे हम एक उदाहरण की बात करें कि जैसे जब बरसात शुरू हो जाएगी तो तुम छाता बनाओगे, तो यही आपका हाल है कि आग लगने पर कुआं खोदना। और देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर कि पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि के स्थान के लिए वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अंतरिक्ष, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपकी पृथ्वी हो गई, ग्रह हो गए, तारे हो गए, इनका स्थान कहाँ है, तो अंतरिक्ष में। और देखिए 37 नंबर निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। तो क्या, तो पार्वती का महेश्वरी, क्या, तो पार्वती का महेश्वरी आपके समान अर्थ को व्यक्त करने वाले को शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका पार्वती और महेश्वरी विकल्प आपके समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। और 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती।
पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो कौन सी नहीं बोली जाती? तो जयपुरी। जयपुरी कहाँ बोली जाए? तो आपका राजस्थान में। जैसे यह आपकी कहाँ बोली जाती है? तो यह राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती हैं? तो आपकी अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई और बघेली, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। और देखिए आपका बिहारी हिंदी में क्या होती है? पश्चिमी हिंदी में पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी में क्या बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी कोरबी आती है, ठीक है, हरियाणवी आती है, बंगारू आता है, दक्षिणी आती है, ब्रजभाषा आता है, बुंदेली और कन्नौजी, ये तो आपके पश्चिमी हिंदी में आ गए। और आपके बिहारी में क्या आ गए? तो बिहारी में आपके क्या आ गए? तो भोजपुरी और मैथिली। और आपके पहाड़ी में आपके क्या हो गए? तो पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। 39 में देखिए कि हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य नहीं है? हिंदी भाषा के यानी आपको ये पूछ रहा है कि हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य है जहाँ पे आपका भाषा जो है वह हिंदी नहीं है। तो महाराष्ट्र आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत आपका नहीं आता है। 40 रचयिता कौन है? रामचरितमानस के आपके रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो आपके रचयिता हैं वह आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का आपके बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे आपकी वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाछू और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और आपका विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय, रामायण और कवितावली। और आपकी अगर सूरदास की रचना की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ठीक है। और मीराबाई की रचनाएं की बात करें तो आपकी गीत गोविंद का टीका और नरसी जी का मायरा, राग सोठा, गीत गोविंद और मलार रागा, क्या है? मलार रागा। और संत तुकाराम की बात करें तो अभंग भक्ति कविता। और आपकी देखिए क्या कह रहा है? तो अंग्रेजी से हिंदी को अनुवाद करने के लिए आपसे कह रहा है। तो क्या कह रहा है? देखिए डिजाइजेस्टर ऑफ इन्वायरमेंट इन बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्या है? डाइजेस्टर ऑफ इन्वायरमेंट इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी क्या अनुवाद हो जाएगा? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आपका कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, क्या है? तो डिजाइजेस्टर ऑफ इन्वायरमेंट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बहुत बड़ी समस्या है। और आगे फिर देखिए एक बार आपको हिंदी से अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है कि देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो क्या? तो देखिए शिक्षा मनुष्य की जीवन की एक नई नींव है, सही अनुवाद क्या हो जाएगा? तो द एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, क्या? तो एजुकेशन इज फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, ये आपका अंग्रेजी का सही अनुवाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे आपके जो भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट है, जो आपके ग्राम विकास अधिकारी और आपके जो सचिवालय में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, देखिए यही हम सॉल्व कराए हैं। अभी इसमें हमारे क्या हैं? तो इसमें टोटल हमारे अभी 100 क्वेश्चन हैं। हम आज आपके देख रहे हैं आप, हम 41 क्वेश्चन कराए हैं। तो हम कल वाले पार्ट में हम इसको पूरा सॉल्व करा देंगे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम बताते हैं कि आप हमारी जो अगली क्लास है वह आपकी रीजनिंग की है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।